हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंड्रॉन ऑनलाइन क्लास। सरकंड्रॉन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रस्तावना टॉपिक को देख रहे हैं और यह पार्ट वीडियो सेकंड है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं प्रस्तावना के अंतर्गत कि प्रस्तावना क्या है, किस देश से लिया गया है, हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए हैं, इसका प्रारूप किसने तैयार किया है, कहाँ पेश किया है, इसमें कौन कौन से मूल तत्व हैं, कौन कौन से मुख्य शब्द हैं जिसका इस्तेमाल इस प्रस्तावना में हुआ है, इन सबों के बारे में एक बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन जो है हम लोग प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में किए हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित कुछ वाद विवाद भी हैं, जहां से कुछ क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते भी हैं, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है और उन सभी वाद विवादों को इस क्लास में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ प्रस्तावना से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उसको इस क्लास में लेने की कोशिश करेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। प्रस्तावना से संबंधित जो वाद विवाद है उसमें पहला है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957। कहता है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 का केस है जो प्रस्तावना से संबंधित वाद विवाद है। इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को कोर्ट में जो है न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, प्रस्तावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। कहाँ? न्यायालय में। कहने का मतलब है न्यायालय में प्रस्तावना को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह जजमेंट किसमें दिया गया था? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के मामले में। इसी वाद विवाद से संबंधित दूसरा एक पहलू है बेरुबारी यूनियन संघ 1960। बेरुबारी यूनियन संघ 1960। इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बेरुबारी यूनियन संघ 1960 में क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है और इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। इसमें एक चीज और कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध हो वहां प्रस्तावना विधिक निर्वाचन में सहायक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है, क्या कहा है कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होती है वहां प्रस्तावना जो है विधिक निर्वाचन में सहायक होता है। तीसरा इससे संबंधित जो मामला था वो था सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964। इसमें क्या बताया, इसमें एक न्यायमूर्ति थे जिनका नाम मधोलकर था। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है कि पूर्व निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट को विचार करना चाहिए। कहने का मतलब है कि सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य जो 1964 का केस था, इससे पहले जो भी जजमेंट दिए गए थे, चाहे यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 हो या बेरुबारी यूनियन संघ 1960 हो, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या कहा था? इसमें सुप्रीम कोर्ट कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 के केस में एक न्यायमूर्ति थे जिनका नाम था मधुलकर। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो यह जजमेंट है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यह जो सुप्रीम कोर्ट का दिया गया जजमेंट है इस पर पुनः उनको विचार करना चाहिए। यह विचार किसमें दिया गया था? सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1964 के मामले में। इसमें एक अगला जो वाद विवाद है वो है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में क्या कहा गया कि संविधान की मूल आत्मा है, प्रस्तावना जो है संविधान की मूल आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है। ठीक है। कहने का मतलब है इससे भी संबंधित क्वेश्चंस जो है हमारे जनरल कॉम्पिटिशन्स में पूछे जाते हैं। आपको ये भी यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल केस कौन से साल में आया था? तो 1957 में आया था। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्या जजमेंट दिया गया था? ठीक है ना, तो प्रस्तावना जो है कोर्ट में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, ये दिया गया था। बेरुबारी यूनियन संघ केस कब आया था? तो 1960 में आया था। इसमें क्या बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसे चुनौती नहीं दिया जा सकता है।
एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट ने यह जजमेंट दिया था कि जहां संविधान की भाषा संदिग्ध होती है वहां प्रस्तावना जो है विधिक निर्वाचन के रूप में काम करता है। उसके बाद सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य है जो 1964 में आया था। इसमें न्यायमूर्ति मधुलकर ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिया गया जजमेंट है कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इस पर पुनः उनको विचार करना चाहिए। वहीं गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के केस में क्या कहा गया था कि प्रस्तावना जो है संविधान का मूल आत्मा है और यह अपरिवर्तनीय है। ये कुछ वाद विवाद है। इसी से संबंधित एक और वाद विवाद है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे जनरल कंपटीशंस में बनते हैं। देखिए प्रस्तावना से ऐसे देखा जाए बीपीएससी के पीटी में तो अभी तक 2 क्वेश्चन जो है 60वीं 62 से लेके 59वीं तक जो है 69वीं तक जो है 2 क्वेश्चन प्रस्तावना में पूछे गए हैं। लेकिन इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं और भी पीसीएस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग जो है यह सब्जेक्टिव क्लास देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? सब्जेक्टिव क्लास देख रहे हैं। इसके बाद जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्लास भी देखेंगे। कहने का मतलब है सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों लेकर चलेंगे। अब अगला जो केस आया था वह था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। यह केस कब आया था भाई? तो केशवानंद भारती बनाम केरल जो राज्य था यह केस 1973 में आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। देखिए केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य था, इसमें बहुत सारे जजों ने क्या माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का, केशवानंद भारती बनाम जो केरल राज्य था, इसमें बहुत सारे जजों ने माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसे परिवर्तित किया जा सकता है। देखिए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 का मामला था, इसमें क्या कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना जो है संविधान का अंग है और इसी में जो है और इसमें ये कहा गया कि इसे संशोधित किया जा सकता है। चाहे इसमें लिख दीजिए ना, प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। संशोधन कहां तक किया जा सकता है? जहां से हमारे संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई नुकसान न हो। कहने का मतलब है ऐसा नहीं है कि संविधान में पूरा का पूरा संशोधन किया जा सकता है, नहीं। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के जजमेंट में अधिकांश जजों ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है। कहां तक? जहां तक हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है उसमें कोई प्रभाव न पड़े। मतलब वैसा संशोधन नहीं करना है जो हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को ही चेंज करे, ठीक है। और इसी जजमेंट में जो है थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया। इसी जजमेंट में जो है थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आया, ठीक है। तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य समझ गया। इसमें क्या कोर्ट ने जजमेंट दिया? प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कहां तक किया जा सकता है? जहां तक हमारे संविधान के मूल ढांचा को यह प्रभावित न करे। और इसी जजमेंट में जो है थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो है दिया गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, समानता, बंधुत्व, ये जो शब्द जो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुत्व, जो शब्द जो प्रस्तावना में जोड़े गए हैं, यह कहां से लिए गए हैं भाई? फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिए गए हैं? फ्रांस की क्रांति से। जो कब हुआ था? तो फ्रांस की क्रांति हुआ था 1789 से 1799 के बीच में। तो आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व तो कहां से लिया गया था? तो फ्रांस की क्रांति से, ठीक है। वहीं न्याय जो है, न्याय जैसे सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, या राजनीतिक न्याय हो, राजनीतिक, ये सब जो है रूस की क्रांति से लिए गए थे। कहां से लिए गए थे भाई? रूसी क्रांति से, रूसी क्रांति से। और ये रूसी क्रांति कब हुआ था? 1917 में, ठीक है। ये रूसी क्रांति कब हुआ था भाई? 1917 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो जानना जरूरी है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस जजमेंट में दिया गया था? तो आंसर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। यह जजमेंट कब हुआ था? 1973 में। इसमें क्या माना गया? प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन कहां तक? जहां तक ये संविधान के मूल ढांचा को प्रभावित न करे। अगला जो पॉइंट है अलग से, स्वतंत्रता, समानता, जो बंधुत्व शब्द जो प्रस्तावना में उपयोग हुए हैं, यह फ्रांस की क्रांति से लिए गए, जो 1789 से 1799 के बीच में चला था। सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो या राजनीतिक न्याय हो, यह रूसी क्रांति से लिया गया जो 1917 में हुआ था, ठीक है। आइए कुछ और पॉइंट जो है इसके देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग सब्जेक्टिव देख रहे हैं। देखिए इससे क्या होगा, सब्जेक्टिव ये पढ़ने से हमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के प्रिपरेशन में, कहने का मतलब है पीटी और मेंस दोनों के प्रिपरेशन में फायदा करेगा। हम लोग जो है बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन को देख रहे हैं, इसके बाद प्रस्तावना से संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी जो है देखेंगे, ठीक है। कहता है देखिए, राज्य के, अगर राज्य को देखा जाए, राज्य के धर्म के, राज्य के धर्म के आधार पे राज्य को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। राज्य के धर्म के आधार पे, मतलब राज्य के धर्म के व्यवहार के आधार पे इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हो सकता है वैसा राज्य, मतलब नास्तिक राज्य। नास्तिक राज्य का मतलब धर्म के आधार पे बता रहे हैं, राज्य के धर्म के व्यवहार के आधार पे राज्य कितने तरह के हो सकते हैं भाई? तो राज्य 3 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है नास्तिक राज्य, दूसरा क्या हो सकता है भाई? सैद्धांतिक धर्म, सैद्धांतिक धर्म, सैद्धांतिक धर्म। तीसरा क्या हो सकता है भाई? धर्मनिरपेक्ष। तीसरा क्या हो सकता है? धर्मनिरपेक्ष। देखिए धर्म कहने का मतलब है कि राज्य के धर्म के व्यवहार के आधार पर राज्य को हम लोग 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक हो सकता है वैसा राज्य जो नास्तिक राज्य हो। नास्तिक राज्य का मतलब है जो सभी धर्मों का विरोध करता हो, जो सभी धर्मों का क्या करता हो भाई? विरोध करता हो। नास्तिक का मतलब होता है नो आस्तिक, मतलब जो विश्वास न करता हो, नकारात्मक हो। तो जो सभी धर्मों का विरोध करे वो नास्तिक राज्य होगा। एक होता है सैद्धांतिक धर्म, मतलब एक सैद्धांतिक धर्म वाला राज्य, जैसे श्रीलंका है। जैसे क्या है? श्रीलंका है। कहने का मतलब है कि वैसा राज्य या वैसा देश जो किसी धर्म, विशेष धर्म को अपना मानता हो, जिसका अपना विशेष धर्म हो, वो कैसा राज्य कहलाएगा? सैद्धांतिक धर्म वाला राज्य कहलाएगा। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि वैसा राज्य जो सभी धर्मों को समान भाव से देखता हो या किसी भी धर्म के प्रति भेदभाव न करता, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। तो राज्य के धर्म के व्यवहार के आधार पे
हम लोग राज्य को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नास्तिक राज्य का मतलब हो गया जो सभी धर्मों का विरोध करता हो। सैद्धांतिक धर्म का मतलब हो गया कि जो किसी विशेष धर्म के आधार पर चलता है, जैसे श्रीलंका है। तीसरा हो गया धर्मनिरपेक्ष, मतलब जो सभी धर्मों को एक समान भाव से देखता हो। ठीक है, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिए, संविधान प्रस्तावना के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग अपना वक्तव्य दिया है जो महत्वपूर्ण है। यहां से भी क्वेश्चंस जो है हमारे बन सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा। क्या कहा भाई? जन्म कुंडली कहा। वही है N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। क्या कहा भाई? परिचय पत्र। तो आपको एग्जाम में दे सकता है, पूछ सकता है कि किसने जो है इस प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है, तो N.A. पालकीवाला ने। किसने जो है प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा है, तो के.एम. मुंशी ने। ठीक है ना। इसी तरह से कुछ और जो राइटर्स हैं उनको देख ले कि किसने क्या कहा है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने क्या कहा है भाई? उन्होंने कहा है कि प्रस्तावना जो है संविधान का बहुत ही सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का क्या है भाई? प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है। प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है। किसने कहा है? पंडित ठाकुर दास भार्गव ने। ठीक है, आइए और विद्वान लोग क्या कहें उनको देख ले। देखिए, प्रस्तावना के बारे में बहुत सारे लोगों ने, किसी ने कहा संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। किसी ने कहा संविधान की कुंजी है। ठीक है, किसी ने कहा संविधान का आभूषण है, संविधान का आभूषण है, संविधान का आभूषण है, ये संविधान का आभूषण है। ठीक है, आइए आगे किन्होंने क्या कहा। कहता है अंग्रेज राजनीतिक शास्त्र एक हुए सर अर्नेस्ट। अंग्रेज राजनीतिक शास्त्र थे सर अर्नेस्ट। तो सर अर्नेस्ट ने क्या कहा है, आइए उनको देख ले। तो अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्र सर अर्नेस्ट ने क्या कहा है? प्रस्तावना लिखने वाले को उन्होंने बुद्धिजीवी कहा है। बुद्धिजीवी कहा है। तो देखिए, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किसने प्रस्तावना लिखने वाले को बुद्धिजीवी कहा है, तो सर अर्नेस्ट ने। ये अंग्रेज एक राजनीति शास्त्र थे। ठीक है, कहता है भारत के एक मुख्य न्यायाधीश हुए जिनका नाम था एम हिदायतुल्ला। इनका नाम क्या था? एम हिदायतुल्ला। इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। भारत के एक मुख्य न्यायाधीश हुए एम हिदायतुल्ला। ये भारत के एक मुख्य न्यायाधीश हुए जिन्होंने क्या कहा? संविधान का
मतलब प्रस्तावना को संविधान का क्या कहा भाई? संविधान का क्या कहा? आत्मा कहा। संविधान का आत्मा कहा। तो देखिए कथन से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हमें लगता है ये जानना चाहिए, ठीक है ना, हमें क्या है जानना चाहिए। एक हुए सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एक हुए सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हुए। इन्होंने क्या कहा कि यह समय प्रस्तावना के बारे में कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जी कि इन्होंने क्या कहा है। तो के मुंशी जो थे हमारे संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक सदस्य थे, के मुंशी। इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का जन्म कुंडली है। एन ए पालकीवाला ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। पंडित ठाकुरदास भार्गव हैं, उन्होंने बताया प्रस्तावना संविधान का सम्मानित भाग है, संविधान की आत्मा है। किसने कहा है भाई? हमारे देश के एक मुख्य न्यायाधीश हुए एम हिदायतुल्लाह, उन्होंने कहा कि यह संविधान की आत्मा है, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों ने संविधान की कुंजी कहा है प्रस्तावना को, बहुत सारे लोगों ने संविधान का आभूषण कहा है। सर अर्नेस्ट एक अंग्रेजी राजनीतिक शास्त्र थे, उन्होंने कहा प्रस्तावना लिखने वाले लोगों को उन्होंने बुद्धिजीवी कहा है, ठीक है। एम हिदायतुल्लाह के बारे में बोल दिए कि हमारे मुख्य न्यायाधीश थे पूर्व, जिन्होंने कहा कि संविधान का यह आत्मा है। कौन? प्रस्तावना। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हुए, उन्होंने कहा कि यह हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है। तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रस्तावना से रिलेटेड। अब हम लोग देखेंगे कि प्रस्तावना से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हमारे एग्जाम के लिए बन सकते हैं, ठीक है। आइए इसको देख लेते हैं। तो अभी तक जो हम लोग क्लास पढ़े हैं, अभी तक जो हम लोग ब्रीफली डिस्कस किए हैं, शब्दों को जाने हैं, उसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखे हैं, इसके आधार पे अब हम लोग ये देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स जो है हमारे प्रस्तावना से बन सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम्स में, बहुत सारे स्टेट पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं, ठीक है ना। बहुत सारे स्टेट पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं, ठीक है। आइए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, ठीक है, जो हमारे एग्जाम के लिए, जो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले जो हम लोग क्लास पढ़े थे, इसमें पहला क्वेश्चन बन सकता था कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है भाई? तो उसका आंसर होगा अमेरिका। मतलब दुनिया का पहला लिखित संविधान अमेरिका का माना जाता है, सर्वप्रथम, सबसे पहले प्रस्तावना किस देश के संविधान में जोड़ा गया या मिलता है? तो देखिए सर्वप्रथम प्रस्तावना जो सबसे पहले प्रस्तावना जो किस देश के संविधान में मिलता है, तो इसका भी आंसर होगा अमेरिका। मतलब सबसे पहले प्रस्तावना जो है अमेरिकी संविधान में मिलता है। भारतीय प्रस्तावना, अगला क्वेश्चन बन सकता है, भारतीय प्रस्तावना किस देश से लिया गया है? तो भारतीय प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से लिया गया है। भारतीय प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। भारतीय प्रस्तावना अमेरिकी संविधान से क्या किया गया भाई?
लिया गया है, ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, लिया गया। अब अगला क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है इसको किसने बनाया? भारतीय प्रस्तावना बनाए, कौन बनाए भाई? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय प्रस्तावना को किसने बनाया है भाई? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए, भारतीय प्रस्तावना को किसने बनाया? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं के द्वारा यह प्रस्तावना बनाया भी गया था और इन्हीं के द्वारा जो है संविधान सभा में पेश किया गया। तो देखिए यहां से क्वेश्चन बनते हैं, भारतीय प्रस्तावना किसने बनाया? तो श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया। कहां पेश किए थे? कहां पेश किए थे, मतलब कहां इसको प्रस्तुत किए थे? तो प्रस्तावना जो इन्होंने बनाया, जिसके प्रारूप प्रस्तावना का इन्होंने जो प्रारूप बनाया वो संविधान सभा में पेश किए थे। कहां पेश किए थे? संविधान सभा में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पेश किए थे भाई? संविधान सभा में पेश किए थे। कब पेश किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह पेश किए थे 13 दिसंबर, यह पेश किए थे 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस बनेंगे आपके एग्जाम में, जो कंपटीशन में ये सब क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, अगला इसमें बन सकता है क्वेश्चन, कहां पेश किए गए? तो संविधान सभा में। कब पेश किए गए? 13 दिसंबर 1946 को। अगला जो क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं। प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया? तो प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया था भाई? तो प्रस्तावना को जो स्वीकार किया गया, प्रस्तावना को स्वीकार किया गया कब? तो प्रस्तावना को जो स्वीकार किया गया था वो था 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना को स्वीकार कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला जो पॉइंट बनेगा कि प्रस्तावना कब लागू हुआ? प्रस्तावना लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को। तो बहुत सारे बच्चे इसमें गलती करते हैं भाई, अंतर समझिए। मतलब हमारे संविधान द्वारा जो प्रस्तावना जो स्वीकृत किया गया था, अंगीकृत किया गया था, लिया गया था, स्वीकार किया गया था, वो था 26 नवंबर 1949 को। और प्रस्तावना जो है हमारे देश में संविधान में लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपको एग्जाम में प्रस्तावना से पूछे जा सकते हैं। आइए कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है ना। पढ़ रहे हैं, डीपली पढ़िए, सीख रहे हैं, गहरे से सीखिए, ठीक है ना। देखिए चटनी खाने से पेट नहीं भरता है भाई, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो ये देख रहे हैं प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसके आंसर्स जो है क्या क्या हो सकते हैं। ये क्वेश्चन सबके सब पूछे गए हैं, जो यहाँ मेन पॉइंट्स या जो क्वेश्चन के रूप में लिख रहे हैं, ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन सबसे क्या है पूछे जा चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो पॉइंट है इसमें कि भारतीय प्रस्तावना पर, भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना पर, तो भारतीय जो प्रस्तावना है इस पर किस देश के संविधान के प्रस्तावना का भाषा का असर देखने को मिलता है? तो भारतीय प्रस्तावना पर भाषाई जो असर है, भाषाई असर जो है वो किस देश का है भाई? वो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान का। वो किस देश का है? ऑस्ट्रेलियाई संविधान के प्रस्तावना का, ठीक है ना।
भारतीय प्रस्तावना पर जो भाषाई असर है वो किस देश के संविधान का है भाई? तो वो है ऑस्ट्रेलियाई संविधान के प्रस्तावना का। ठीक है, कहता है अगला क्वेश्चन है, भारतीय देखिए भारत के संविधान निर्माताओं, देखिए भारत के संविधान निर्माताओं का मत कहां प्रतिबिंबित होता है, कहां देखने को मिलता है? तो भारत के संविधान निर्माताओं का जो मत है वो कहां देखने को मिलता है? उद्देशिका में। कहां देखने को मिलता है? उद्देशिका में। और उद्देशिका को ही क्या कहते हैं भाई? प्रस्तावना कहते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये भी बन सकते हैं, भारत के संविधान निर्माताओं का मत कहां देखने को मिलता है या कहां प्रतिबिंबित होता है? तो उद्देशिका में, प्रस्तावना में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। से क्वेश्चन जो है आईएएस के एग्जाम में पूछे गए 2017 में। 2017 के एग्जाम में, आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत कहां प्रतिबिंबित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? उद्देशिका में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है वो क्या है भाई? भारत के संविधान की उद्देशिका। अब भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो क्या है भाई? वो क्या है? यह क्या है? संविधान का भाग है। भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, वो क्या है? संविधान का भाग है। ये किसमें माना गया था भाई? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। संविधान का भाग है, किंतु यह क्या है? किंतु अन्य भागों से यह क्या है? यह स्वतंत्र है। कौन? उद्देशिका। यह क्या है? अन्य भागों से स्वतंत्र है। इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। विधिक प्रभाव नहीं है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। भारत के संविधान की उद्देशिका क्या है? तो यह संविधान का भाग है, किंतु अन्य भागों से यह स्वतंत्र है और इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। यह भी क्वेश्चन आईएएस 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आईएएस 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो है 42वें संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। देखिए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे बीपीएससी के पीटी में भी पूछे गए हैं। बीपीएससी के पीटी में भी पूछे गए हैं क्वेश्चन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कि कभी कभी क्या होता है कि यह सिस्टमेटिक आपको पूछ देगा कि 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1976 में। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसलिए ये भी पूछा जा सकता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा क्या क्या शब्द जोड़े गए थे? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। इसका क्रम बताइए। तो पहले समाजवादी, फिर पंथ निरपेक्ष, फिर अखंडता शब्द ये हमारे प्रस्तावना में आए हुए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये सब क्वेश्चन जो है पूछे गए हुए हैं, उसी का यह कलेक्शन है। ठीक है, आइए कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। तो अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं कि प्रस्तावना पर किस देश के भाषाई प्रभाव देखने को मिलता है, तो ऑस्ट्रेलियाई संविधान का। ठीक है, उसके बाद संविधान के जो निर्माता लोग थे, संविधान को बनाने वाले जो लोग थे, उनके विचार जो है, उनके मत कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं, कहाँ देखने को मिलते हैं, तो उद्देशिका में। उद्देशिका को ही हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं, प्रियम्बल्स कहते हैं। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सब शब्द जोड़े गए हैं। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये अन्य भागों से स्वतंत्र होता है और इसमें कोई विधिक प्रभाव नहीं पड़ता। ये सब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। ठीक है, आइए अगला जो पॉइंट्स हम लोग देखे हैं, चर्चा भी किए हैं कि प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम छोड़ते हैं। अगला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। देखिए क्वेश्चन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। देखिए जब हम लोग क्लास पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग देखे हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, तो आपको हमने पहले बताया है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि देश जो है आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, उसके डिसीजन को लेने के लिए ये क्या है, स्वतंत्र है। ठीक है, इसको छोड़ते हैं। इसी तरह से आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि पंथ निरपेक्ष का मतलब बताइए, समाजवादी का मतलब बताइए। ठीक है ना। अगला जो है प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और ये बंधुत्व। देखिए प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द जोड़े गए हैं। यह कहां से लिया गया भाई, फ्रांस की क्रांति से। कहां से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हमने पढ़ा है। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व कहां से लिया गया है, फ्रांस की क्रांति से। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है कि किस केस में माना गया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। देखिए क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस केस में माना गया, किस मामले में माना गया कि प्रस्तावना को संशोधित किया जा सकता है। तो यह केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के केस में माना गया कोर्ट द्वारा कि यह प्रस्तावना जो है इसको संशोधित किया जा सकता है, लेकिन कहां तक, जहां तक हमारे संविधान के मूल ढांचा को यह प्रभावित नहीं करता। और इसी में क्या है, बेसिक थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। प्रस्तावना संविधान के दीर्घकालिक सपनों का विचार है। दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा है भाई, प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा है प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा है, सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर ने कहा
स्वामी अय्यर। सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि इस प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है। किसने कहा कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? किसने कहा प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है? भाई परिचय पत्र किसने कहा है? तो N.A. पालकी वाला ने, N.A. पालकी वाला ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं यहां से बन सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। ये बहुत जरूरी है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ये सब के सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है जो एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है भाई, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हुए हैं। ठीक है ना, तो जरूरी है। तो किसने कहा है कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपनों का विचार है? किसने कहा? सर कृष्णादि स्वामी अय्यर ने कहा। किसने कहा कि यह संविधान का परिचय पत्र है? N.A. पालकी वाला ने कहा। ठीक है, प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था, प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था, प्रस्तावना में संशोधन, प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था वह 42वें संविधान द्वारा किया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए 1976 में। ठीक है ना, तो प्रस्तावना में जो संशोधन किया गया था किसके द्वारा किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। देखिए प्रस्तावना में जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो शब्द जोड़े गए न्याय का, वो कहां से लिए गए थे? रूसी क्रांति से। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कहता है राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता, तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके जड़ में क्या नहीं हो भाई? सामाजिक लोकतंत्र। जब तक उसके मूल में क्या नहीं हो? सामाजिक लोकतंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहा था बताइए? आप लोग पढ़ चुके हैं ना। कहता है कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके जड़ में, मूल में सामाजिक लोकतंत्र न हो। ये किसने कहा था? ये हमारे देश के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये जो राजनीतिक लोकतंत्र तब तक अस्थायी नहीं बन सकता जब तक उसके जड़ में सामाजिक लोकतंत्र ना हो। ये किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ये कब कहे थे? तो अपने संविधान मतलब अपने समापन भाषण में। ठीक है ना, आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वो डेट कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं भाई। देखिए बड़ा अच्छा एक लाइन है, जहां विधि नहीं है वहां स्वतंत्रता नहीं है, स्वाधीनता भी नहीं है। जहां विधि नहीं है वहां स्वाधीनता भी नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो समाजवाद है, भारत का समाजवाद वो किस तरह का है भाई? भारत का समाजवाद किस तरह का है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। भारत का जो समाजवाद है वो कैसा समाजवाद है? लोकतांत्रिक समाजवाद है। ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन पूछे भी गए हैं आईएएस एग्जाम 2018 में। आईएएस एग्जाम 2018 के क्वेश्चन पूछे गए। भारत का समाजवाद कैसा है? समाजवाद है तो लोकतांत्रिक समाजवाद है। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन से पूछे गए हैं और हम लोग सब्जेक्टिव क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। भारत में जो लोकतंत्र है,
भारत में लोकतंत्र कैसा है भाई? भारत में लोकतंत्र कैसा है? अप्रत्यक्ष है। भारत में लोकतंत्र कैसा है भाई? अप्रत्यक्ष है, ठीक है ना। भारत में लोकतंत्र कैसा है? अप्रत्यक्ष है। ये सब क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ध्यान में रखिएगा। कहता है कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखे गए थे? उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखे गए थे भाई? तो यह रखे गए थे 13 दिसंबर, यह रखे गए थे 13 दिसंबर 1946 को। किनके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कहां पे रखा गया था? तो संविधान सभा में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए जो इसके कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, ठीक है ना। इसीलिए बार बार बोलते हैं कि पढ़िए, जम के पढ़िए, मन से पढ़िए। तो हम लोग प्रस्तावना को देख रहे हैं और प्रस्तावना से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं, उसके क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ठीक है ना। तो प्रस्ताव, हर क्लास को जो हम लोग सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों ढंग से लेंगे और दोनों तरह से उसको जो है पढ़ेंगे जो है, ठीक है। आइए देखते हैं। कह रहा है कि जब भारतीय संविधान, भारतीय गणतंत्र, भारतीय गणतंत्र कब लागू हुआ था भाई? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। तो भारतीय गणतंत्र जो है 26 जनवरी 1950 को हुआ था। जब लागू किया गया था उसमें जो शब्द थे वो कौन से थे? संविधान के संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो उस समय जो संविधान का जो सही वास्तु स्थिति था वो क्या था? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, उसमें लिखे गए थे, बताए गए थे। ये बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हुए हैं, ठीक है। आपको पहले भी बता चुके हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है इसमें जोड़े गए हुए हैं, ठीक है। इससे भी संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष कौन परिभाषित करता है भाई? भारत हमारा जो देश है, इंडिया जो है, यह धर्मनिरपेक्ष देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह कौन बताता है? तो हमारे देश का जो प्रस्तावना है वह बताता है। भारत हमारा कैसा है? एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यह कौन बताता है हमें भाई? तो यह हमें प्रस्तावना बताता है, ध्यान में रखिएगा। संविधान की जो प्रस्तावना है वह बताता है। देखिए, भारतीय जो संविधान का जो प्रस्तावना है, संविधान के प्रस्तावना में आपको संविधान का प्रस्तावना क्या करता है? विचार की स्वतंत्रता देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, विश्वास की स्वतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता हमें कौन देता है? संविधान का प्रस्तावना देता है, ठीक है। संविधान के प्रस्तावना में क्या क्या वर्णित है भाई? तो सामाजिक न्याय वर्णित है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। संविधान के प्रस्तावना में क्या है? सामाजिक न्याय वर्णित है, सामाजिक है, धार्मिक है,
सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है, ये सब न्याय। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक न्याय, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय ये क्या है, वर्णित है। और ये कहां से लिए गए हैं, रूसी क्रांति से लिए गए हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम्स में, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान की आत्मा। तो भारतीय संविधान की जो आत्मा है, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। ठीक है ना, भारतीय संविधान की जन्म कुंडली किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। तो ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स है भाई, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन जो है। अगला क्वेश्चन है कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना, किस केस में, किस केस में, मतलब प्रस्तावना, प्रस्तावना संविधान का, प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना, तो वह केस था केशवानंद, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है ना। आइए कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं इसके। इस बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये प्रस्तावना से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देख रहे हैं। ठीक है ना। अभी तक ऐसे बीपीएससी पीटी वगैरह एग्जाम में प्रस्तावना से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, प्रस्तावना जब कंप्लीट होगा तो हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। फंडामेंटल जो हमारे राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कहाँ से लिए गए हैं, कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है ना, उसमें कौन क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जब प्रस्तावना हमारा जो है, प्रीएम्बल्स हमारा जब खत्म हो जाएगा, उसके बाद इसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है। तो न्याय कितने हैं भाई, तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है उसमें न्याय जो है 3 है। कितने न्याय की चर्चा की गई है, 3 न्याय की चर्चा की गई है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। भारतीय प्रस्तावना में न्याय कितने हैं, 3 है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की चर्चा की गई। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान के उद्देश्य। देखिए, भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं वो कहां प्रतिबिंबित होते हैं, तो प्रस्तावना में। कहां प्रतिबिंबित होते हैं, प्रस्तावना में। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो भारतीय संविधान के उद्देश्य कहां प्रतिबिंबित होते हैं, प्रस्तावना में। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बहुत सारे स्वतंत्रता की बात की गई है, जिसमें आपको जो है विचार है, धर्म है, विश्वास है, इस सब की चर्चा की गई है। कहां पे, स्वतंत्रता का प्रस्तावना में। ये सब डिस्कस कर चुके हैं, ब्रीफली डिस्कस किए हुए हैं। धर्मनिरपेक्ष का क्या मतलब होता है भाई, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि वैसा राष्ट्र जिसका कोई अपना धर्म ना हो। ये क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। ये प्रस्तावना हमारे संविधान की जन्म कुंडली है। किसने कहा है भाई, के मुंशी ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो हमारे प्रस्तावना से संबंधित है, ठीक है। इसमें बहुत सारे इसी तरह से पॉइंट को घुमा घुमा के जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने जो है इस क्लास में जो है प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लिए हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रस्तावना के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्लास को देखिएगा तो आपका प्रस्तावना से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग द चैनल सर कैन ड्रॉन ऑनलाइन क्लास। और आने वाले वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे? मौलिक अधिकार को पढ़ेंगे, ठीक है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं इसको आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।